Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 14th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 जून 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मेयन वोल्केनो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज इज इम्प्लीमेंटिंग बायोडीजल मिशन। तो ये जो बायोडीजल मिशन है इसको लागू करने वाली कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों नो डाउट ये बात तो हम सभी को पता है कि जो ज़्यादा शुगर है या फिर जो हमारा जंक फूड है वो किस तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एक पर्सन के ऊपर में। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर कुछ रिसर्चेस हुई हैं, उन रिसर्चेस ने यहाँ पर एक ठोस दावा किया है और बताया है कि जो ये फैट और शुगर वाला जो खाना होता है ये दिमाग के अंदर कुछ चेंजेस लाता है, कुछ बदलाव लाता है। वो बदलाव कैसे होते हैं वो भी आगे मैं डिस्कस करूँगा। देखो पहला क्वेश्चन यही उठता है कि फ़ास्ट फूड हमें इतना क्यों पसंद है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ में हो जाता है जैसे जैसे आप इन फास्ट फूड को या फिर शुगर को कंज्यूम करते हो। तो एक नई रिसर्च हुई है, उस नई रिसर्च में यहाँ पर एक खुलासा किया गया है कि ऐसे फूड आइटम्स जिनमें फ़ैट और शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारे अनहेल्दी और कह सकते हो या फिर फास्ट फूड की कैटेगरी में आते हैं, वो हमारे दिमाग में बदलाव लाते हैं। यही वजह है कि जो हम चॉकलेट, चिप्स या फिर फ्राइज़ खाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। इन्हें रोज़ाना भले ही कम मात्रा में क्यों ना खाओ, लेकिन इसके कम मात्रा में खाने से भी हमारे दिमाग में इन चीज़ों को दोबारा खाने का जो लालच है वो आने लगता है। ऐसा होता है ना, फास्ट फूड खाने के बाद में मन करता है कि हाँ दोबारा से यहाँ पर इसको खाया जाए। इस प्रकार की जो चीज़ें वो चलती रही हैं। तो एक जो रिसर्चर हैं एडविन थनराज उनका नाम है, इन्होंने कहा चॉकलेट, चिप्स और जैसे जो फूड आइटम्स हैं ये लोगों की पसंद बनते चले जा रहे हैं। इसमें दिमाग का काफ़ी बड़ा रोल निभाया जाता है। ये अनजाने में यानी हमारा दिमाग जो है वो अनजाने में फ़ैट और शुगर वाला खाना ज़्यादा पसंद करता है। इस बात को साबित करने के लिए कुछ लोगों के ऊपर रिसर्चेस की गई और उन रिसर्चेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ डेटा आया है। तो फास्ट फूड खाने से पहले और बाद में ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसको लेकर जो स्टडी की गई थी ना, उस स्टडी में 2 लोगों के ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप में यहाँ पर अलग से लोगों को रखा गया और दूसरा एक और ग्रुप था, उसमें कुछ लोग थे। तो जो एक ग्रुप था उनको 8 हफ्तों तक ज़्यादा फैट और शुगर वाली जो पुडिंग है वो खिलाई गई, जबकि जो दूसरा वाला ग्रुप था उनको कम फैट और शुगर वाली पुडिंग खिलाई गई थी, यानी कि कम फैट था कम शुगर था उसके अंदर में। साथ ही जब ये देखा गया तो उसमें पता ये चलता है कि पुडिंग खाने से पहले और बाद में जिनके ऊपर टेस्टिंग की गई थी उनकी ब्रेन एक्टिविटी के अंदर में कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि उनका ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी किया गया था। इसमें सामने यह आया कि जो कम फैट और कम शुगर वाली पुडिंग खाने वाले लोग थे ना, उनकी तुलना में जो ज़्यादा फैट और शुगर वाली पुडिंग खा रहे थे उनके ब्रेन में रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना यह है कि ज़्यादा फैट और शुगर दिमाग में डोपामीन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। डोपामीन जिससे कि हमें खुशी महसूस होती रही है।
तो आपको पता ही होगा डोपामीन बेसिकली दिमाग का वो आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जिससे हमें खुशी महसूस होती है, वो हमें खुशी को महसूस करवाता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको खुशी हो रही है, यानी कि आपका दिमाग में जो डोपामीन है वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है। अब फास्ट फूड खाने में या फिर कोई और शुगर कंटेंट खाने में, शुगर वगैरह अगर खाया जा रहा है तो उससे डोपामीन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है, थोड़ी ज़्यादा खुशी यहाँ पर लोगों को मिलती है, मतलब थोड़ा अच्छा महसूस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बार बार जो हमारा दिमाग है, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको वो दोबारा पाने की कोशिश करेगा। तो सोचेगा, दिमाग कहेगा आपको, आपके ऊपर यहाँ पर ऑर्डर देने की कोशिश करेगा कि बिल्कुल यहाँ पे जो ये दोबारा से खाया जाए, है ना, इस प्रकार का ऑर्डर देने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप अगर इतने मजबूत हो कि अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सको, तो यहाँ पे आपसे भयंकर इंसान कोई नहीं है, मतलब आपसे मजबूत इंसान कोई नहीं है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने खुद के ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है, तो लाइफ ख़त्म है फिर, ये समझना। आपने अपने ब्रेन को ऑर्डर देना है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये काम करना है, ये नहीं कि ब्रेन की सुननी है। जो दिमाग है, दिमाग आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके चलो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी बेहतर रहेगी। टॉपिक से भटक गए हैं भले ही, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था। तो हुआ क्या है, डोपामीन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से खुशी मिलती है, और बार बार यहाँ पर वो जो फास्ट फूड है, वो जो शुगर है, वो खाने का मन करता है। तो ये जो ब्रेन एक्टिविटी की स्टडी है ना, इसमें पाया गया कि चॉकलेट, चिप्स और ये बाकी सारे फूड आइटम्स, फास्ट फूड आइटम्स से दिमाग में अपने आप जो जो रिपेयरमेंट है वो शुरू होने लगता है। यानी कि किसी कारण मान लो दिमाग में टूटे हुए कनेक्शन है, ज़्यादा फैट और शुगर वाले आइटम से खाने से जुड़ने लगेंगे, वो दिमाग अनजाने में खुशी महसूस करने लगेगा, और फिर वो वही चीज़, वही खाना पसंद करेगा, और आपके शरीर को बार बार दिमाग वही ऑर्डर देगा कि हाँ मुझे वही खाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही दिमाग की सुन रहे होंगे, अगर यहाँ पे हमारा कंट्रोल दिमाग के ऊपर नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट सा आर्टिकल। वैसे आपने पता ही होगा इस चीज़ के बारे में, ज़्यादातर लोगों को मेंशन होगा, बट रिसर्चेस की गई हैं 2 ग्रुप्स के ऊपर में, जिसके बेसिस पर ये सारा का सारा जो डेटा है वो निकल कर आया है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर आएंगे तो फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये नज़र आएगा। हमने परसों ही इस आर्टिकल के बारे में बहुत डिटेल से कवरेज किया था, याद होगा। साइक्लोन कैसे आता है, साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। आज भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, काफ़ी सारे लोग नए जुड़े होंगे, लेकिन इस आर्टिकल को हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। पहले कुछ नए जो आर्टिकल्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक साइक्लोन है जिसका नाम है बिपरजॉय। ये साइक्लोन बुरी तरह से अफेक्ट करने वाला है गुजरात वाले रीजन को, गुजरात के साथ साथ पाकिस्तान वाले हिस्से को भी। तो लगभग 21,000 कितने 21,000 लोगों को अभी सेफ्टी वाले रीजन में शिफ्ट कर दिया गया है गुजरात के अंदर में, ताकि कोई भारी नुकसान ना हो। बाकी अगर कोई सामान डैमेज होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक इंसान की जो जान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो साइक्लोन बिपरजॉय से बचने के लिए हर एक कदम उठाए जा रहे हैं। ये साइक्लोन अपने आप में स्ट्रांग होता चले जा रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बोला ये जा रहा है कि जो साइक्लोन है ये थर्सडे में, यानी कि कल के दिन अफेक्ट कर सकता है गुजरात को, खासकर कच्छ वाले रीजन को। वहाँ का जो एरिया है वो पूरी तरह से डैमेज कर सकता है, तो उसको लेकर पहले से ही सेफ्टी के ऊपर लगातार काम चल रहा है। तो ये जो चक्रवात है 15 जून को शाम के समय पर हिट होगा। और दूसरी चीज़ बताई जा रही है कि इस चक्रवात में जो तूफ़ान की स्पीड है, जो हवा की स्पीड होने वाली है, वो लगभग 125 से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर यह हवा चलने वाली है। इसी वजह से इसको थोड़ा सा यहाँ पर डेंजरस मेंशन किया गया है। ठीक है, अब आपने एग्ज़ाम के लिए क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 पॉइंट, इस आर्टिकल से जो केवल और केवल चीज़ ध्यान रखनी है वो है बिपरजॉय। इस साइक्लोन का नाम क्या है, बिपरजॉय। दूसरी चीज़, इसको यह नाम किसने दिया है, ध्यान रखना, बांग्लादेश ने यह नाम दिया है। बिपरजॉय मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिज़ास्टर। ठीक है, बंगाली में क्या कहा जाता है, इसको डिज़ास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो नाम और किसने दिया है और उसका मीनिंग क्या है, दैट्स इट। उसके अलावा साइक्लोन आते कैसे हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, वो चीज़ें अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी ना जब तक ये साइक्लोन हिट होगा उसके बाद तक ये आर्टिकल्स लगातार कवर होते हुए रहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन से आप लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने क्या बोला है, यूएन नीड्स टू बी मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारा यूनाइटेड नेशन है ना, इसको थोड़ा और डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव होने की आवश्यकता है।
अब मैं आपको सीधे सीधा बताऊं तो स्पेशली यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमारा यूएन का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 10 तो हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 आपको देखने को मिल जाते हैं परमानेंट मेंबर्स। तो इसमें जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये कौन कौन है इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना। देखो आउट करते हैं कवर। तो इन 5 परमानेंट मेंबर में सबसे पहला आ जाता है चाइना, दूसरा आ जाता है फ्रांस, तीसरा आ जाता है रशिया, चौथा आ जाता है यूके और पांचवा आ जाता है यूएस। ठीक है, यही तो हैं 5 परमानेंट मेंबर्स। अब इंडिया इधर से एक चीज़ की डिमांड कर रहा है, और जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला है। क्या बोला है? ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको थोड़ा और डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर यह है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इसमें टोटल 5 हैं, और इनको आप जब देखोगे चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस, तो अगर आप एक तरफ वर्ल्ड मैप को छोटा सा ड्रॉ करके देखो तो ये सारी कंट्रीज़ ऊपर की साइड की हैं, है ना। वर्ल्ड मैप में नदर्न साइड की सारी कंट्रीज़ हैं। भाई जो साउथ वाला वर्ल्ड हिस्सा है ये तो रह ही गया, इसको तो कोई रिप्रेजेंटेशन यूएनएससी में मिल ही नहीं रहा है। साउथ अमेरिका से कोई देश यहाँ पे नहीं है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई कंट्री इसमें नहीं है परमानेंट मेंबर में। इधर साउथ एशिया से इंडिया हो गया, इंडिया का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो सकता था, बट इंडिया भी नहीं है। और इंडिया लंबे समय से इसी चीज़ की मांग कर रहा है कि इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए, क्योंकि भारत इस चीज़ के लायक है। हम लोग मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं, एक लार्जेस्ट इकॉनमी की तरफ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जो कि इंडिया फुलफ़िल कर रहा है, बट उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को अभी तक कोई परमानेंट सीट नहीं मिली है। दैट इज़ वाई यहाँ पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन को ज़रूरत है थोड़ा और डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव होने की। इवन हम तो यहाँ पर केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया तो ये भी चाहता है कि जो हमारा पूरा साउथ वर्ल्ड है ना, उसमें से जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ से भी एक एक देश निकल कर जाए, इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन दे, उनको भी एक परमानेंट सीट मिले। हम भी यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें वो चाहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्सेप्ट आया तो बहुत पहले था, पुराना हो चुका है, अब इसमें बदलाव की आवश्यकता है। उसके अलावा यहाँ पर राजनाथ सिंह जी एक बात और बोलते हैं कि आप दूसरी तरफ इंडिया को देखोगे तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का देखने को मिलेगा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, है ना। मैंने आपको पढ़ाई भी था कुछ दिन पहले, याद होगा कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो दुनिया भर में चलाए जाते हैं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर अशांति फैली हुई है वहाँ पर शांति बनाने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को फैलाया जाता है। उन पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया के कई सारे आपको सोल्जर्स देखने को मिलेंगे। अभी तक 2.75 लाख ट्रूप्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि अलग अलग मिशंस पर तैनात किए जा चुके थे। किस मामले से? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के मामले से। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा ये कुछ और पॉइंट्स उठाते हैं जो मैंने आपको बताया कि इंडिया एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, एक लार्जेस्ट इकॉनमी की तेज़ी से यहाँ पर वो ग्रो कर रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे हमें एक बदलाव करने की आवश्यकता है। अच्छा, बदलाव करने की आवश्यकता ये तो है ही, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, और कौन कौन सी आवश्यकता है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से यूपीएससी पहले आपसे प्रश्न पूछ चुका है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया था यूएन चार्टर 1945 के अकॉर्डिंग। तो पता होगा आपको यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, नंबर 2 यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 3 यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 4 यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नंबर 5 यूनाइटेड नेशन एंड द सेक्रेटेरिएट। अब आपको यहाँ पे तो 6 की बात की जा रही थी, ये तो 5 ही हैं। हाँ, ये तो 5 है, लेकिन छठा तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसको मिलाकर टोटल हो गए 6 ऑर्गन्स। समझ गए इस बात को? अब जो ये सेक्रेटरी जनरल होते हैं ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इसको कौन अपॉइंट करता है? एक जनरल असेंबली बैठती है, वो यहाँ पर अपॉइंट करती है। जनरल असेंबली भी पूरे सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पर यहाँ पर उनको अपॉइंट करती है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो ये दोनों बॉडीज़ हैं ना, इन दोनों बॉडीज़ का मेन काम ये भी है कि ये साथ में मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, वही 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में आता है, आपको पता होगा।
अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 15 मेंबर्स। 5 तो हो जाते हैं 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस ये आपको देखने को मिल जाते हैं, और नॉन परमानेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं। हर 2 साल में यहाँ पर जो इनका टर्म है वो चेंज हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं हर 2 साल में उनका इलेक्शन होता है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। अब इन नॉन परमानेंट मेंबर्स में कहाँ से आते हैं? 5 आते हैं अफ्रीका से, फिर एशियन स्टेट से, 1 आता है यहाँ पर ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, 2 आते हैं लैटिन अमेरिकन स्टेट से, 2 आते हैं वेस्टर्न यूरोपियन एंड दूसरे स्टेट से। ठीक है, ये सब मिलकर यहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को बनाते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है कि 2 साल में यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब इंडिया की मेंबरशिप के बारे में डिस्कस करें तो इंडिया अभी तक यहाँ पर एक नॉन परमानेंट मेंबर था और लंबे समय तक यहाँ पे हम लोगों ने नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर जो है सर्व किया। लेकिन अब इंडिया डिमांड करता है कि हमें एक परमानेंट सीट मिले यूएनएससी के अंदर में। अब परमानेंट सीट क्यों मिले, ये मैंने आपको कई सारी बातें जो है अभी थोड़ी देर पहले बता दी हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया इस चीज़ को लेकर जो काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ हैं उनको फुलफ़िल करता है। दुनिया को लग रहा है कि हाँ इंडिया को एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, बट यूएनएससी अभी तक ये कदम नहीं उठा पाया है। तो क्यों नहीं उठा पाया है? क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीज़न है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने आप में ही कुछ मुद्दे चल रहे हैं, कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये जो पूरा काउंसिल है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये अपनी इंपॉर्टेंस को धीरे धीरे खो रहा है। इस काउंसिल की आलोचना भी हो रही है। हमारे इवन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला भी था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो लीडरशिप है वो काफ़ी सिकुड़ती चली जा रही है। इनको नए अप्रोच की आवश्यकता है, एक फ्रेश बटन दबाने की आवश्यकता है। ये पुराना हो चुका है कॉन्सेप्ट, और पुराना क्या, ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अभी रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट हुआ या कोई ऐसे बड़े बड़े और भी काफ़ी डिस्प्यूट्स हो गए, वहाँ पर ये बॉडी आज के समय में कोई काम नहीं कर पा रही है, केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए रेडी है, अगर सही बताएं तो। ठीक है, तो अपना इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बॉडीज़ ने खो दिया है। उसके अलावा जो देशों का यहाँ पे एक कोऑपरेशन होना चाहिए ना, वो कोऑपरेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, आपको पता होगा ये बात कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, इसमें उनको वीटो पावर दी जाती है और उस वीटो पावर का वो मिसयूज़ करते हैं। आपने देखा होगा चाइना ने कई बार अलग अलग आतंकवादियों को, क्योंकि हमने क्या किया, इंडिया यूएस ने मिलकर पहले कोशिश की कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हैं उनको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट के अंदर में डाला जाए, लेकिन चाइना बीच में आ गया। चाइना ने क्या किया, अपना वीटो यूज़ कर लिया। वीटो यूज़ करके क्या कर दिया कि नहीं, ये मामला अभी रुकेगा, ये इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं होगी। वीटो का मतलब समझ रहे हो? देखो, वीटो का मतलब क्या होता है कि अगर 15 मेंबर्स भी हैं टोटल, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, अगर ये किसी डिसीजन के ऊपर उतरते हैं और कोई बिल यहाँ पर ये पास कर रहे हैं, कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, लेकिन जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास में वीटो पावर है, इनमें से एक भी मेंबर निकल कर आकर अपना वीटो पावर यूज़ कर देता है ना, तो ये रेजोल्यूशन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आगे पास या फिर आगे इसके ऊपर कोई डिस्कशन होगा ही नहीं। ऐसे ही होता है भाई, चाइना को लेकर कोई ताइवान का मुद्दा आएगा तो चाइना वीटो यूज़ कर लेगा, रशिया यूक्रेन का कोई मामला आएगा तो वो रशिया वीटो यूज़ कर लेगा। तो सब अपना अपना वीटो पावर लेकर बैठे हुए हैं, अपने फ़ायदे के लिए उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, जबकि ये मिसयूज़ करने के लिए है नहीं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी यूएनएससी की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही है। इस चीज़ को लेकर ये इश्यूज़ बताए गए हैं। इस वजह से हमें यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स की, चेंजेस की आवश्यकता है, जिसमें इंडिया एक परमानेंट मेंबर की कंट्री की तरह देखने को मिल सकता है। और इसको लेकर इतना डिस्कशन हो रहा है कि आने वाले समय पर पॉसिबिलिटी है कि भारत जल्दी यहाँ पर यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर बन जाए। समझ गए इस बात को? बहुत आराम से, बहुत डिटेल से मैंने आपको हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये टॉपिक ना केवल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलिवेंट है। आपसे इंटरव्यू में भी डायरेक्टली यहाँ पर इस चीज़ को लेकर पूछा जा सकता है कि यूएनएससी की प्रॉब्लम्स या इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर इशूज़। ठीक है, तो एक आर्टिकल को तीनों एस्पेक्ट से हिट करके कवर किया। इवन मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, यूपीएससी ने 2009 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा था। क्या था कि जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और बाकी जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो जो बाकी 10 मेंबर्स होते हैं ना, इनका टेन्योर कितना होता है, कितने साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर या फिर डी 5 ईयर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स। केवल 2 साल के लिए यहाँ पर इनको इलेक्ट किया जाता है। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज है कि जो हम लोगों ने अपने पेड ग्रुप को स्टार्ट किया है, आप चाहो तो उन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। उन पेड ग्रुप्स के अंदर में आपको इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, जैसे हमने आर्टिकल पढ़ा यूएनएससी को लेकर,
लेकिन उसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पेड ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। एक नॉर्मल पीडीएफ भी आपको मिलता है, वहाँ से डाउनलोड करने में उसको पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है, बट कुछ ना कुछ स्ट्राइक के इश्यूज़ हमेशा से बने रहे हैं, इस वजह से वो पेड ग्रुप को बनाया गया है। तो पेड ग्रुप में आपको सारा कंटेंट दिया जा रहा है, प्लस एक हिंदी की पीडीएफ भी दी जा रही है। तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हिंदी की पीडीएफ 10 जून से मिलना स्टार्ट हुई है। तो पहले का करंट आप करोगे भी क्या, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है 2024 या 2025 के लिए अटेम्प्ट के लिए तैयार हो रहे होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ्स मिल रही हैं हिंदी में भी, तो आप उनको भी रीड कर सकते हो। ठीक है। तो और इस ग्रुप का जो कॉस्ट है बहुत मिनिमम है, 499 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, उसके अलावा आपने कोई पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, कि एक साल बाद वापस से मुझे सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवाना है या वापस रिन्यू करवाना है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और उसके लिए आपने इस नंबर पर मैसेज करना है। नंबर है 8534873368। इसके व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है कि हाँ मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपको वहाँ से मैसेज आएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस है पेमेंट का, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ग्रुप के बारे में और जानना है तो एक डेमो वीडियो आपको दे दिया गया है। आप नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ऊपर तो एक पेड ग्रुप डेमो वीडियो के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लेना पहले। उस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद में तब जाके अपने 499 का इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, आगे आते हैं। अब एक छोटा सा काम और है, मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लगभग 200 लोगों की कमी है, 13,000 होने वाले हैं। तो वहाँ पर मेक श्योर करना आप मेरे साथ में जुड़ जाओ पर्सनली भी। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन से, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक से हम लिंक कर पाएंगे। देखो, हम यहाँ पे दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। इंडिया यूएस की बात ही दोनों आर्टिकल में की जा रही है, तो इंडिया यूएस के रिलेशंस भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इस आर्टिकल को देखते हैं। तो इंडिया यूएस दोनों मिलकर अपने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट अभी यहाँ पर यूएस के मिनिस्टर सुलेवान की साइड से दिया गया है। हुआ क्या कि इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, प्लस यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवान, इन दोनों की मीटिंग होती है न्यू दिल्ली में कल के दिन। ये डिस्कस करते हैं अलग अलग इशूज़ को, अलग अलग रेलिवेंट पॉइंट्स को, और उसी डिस्कशन में यहाँ पर बात की गई कि कैसे इंडिया और यूएस दोनों साथ में मिलकर क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ावा दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ के ऊपर फोकस किया गया, जो स्पेशल फोकस था बेसिकली, वो है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, कि सेमीकंडक्टर के मामले को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। देखो, मैं आपको बताऊं कि आज के समय में दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं, मुट्ठी भर देश आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे कुछ 5-6 देश जो कि सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम चाहते हैं, इंडिया यूएस दोनों मिलकर चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जाए। अलग अलग जगह में भी यहाँ पे हम लोग सेमीकंडक्टर को लेकर इसका प्रोडक्शन या बाकी सारे काम कर सकें, जिससे कि यहाँ पर जो आज के समय में कुछ ही देशों के ऊपर डिपेंडेंसी है वो थोड़ा सा कंट्रोल की जा सके। इसके सप्लाई चेन को बढ़ावा दिया जाने के ऊपर एक मेन फोकस किया गया है। तो इस आर्टिकल से जो नंबर 1 पॉइंट कवर करेंगे, देखो वैसे तो अभी ना ICET टेक्नोलॉजी के ऊपर भी चर्चा की है इंडिया यूएस ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ICET क्या है, इंडिया यूएस के रिलेशंस क्या हैं। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। दोस्तों, जिन्होंने पहले समझा हुआ है सेमीकंडक्टर क्या है उनको पता होगा, एक रिवीजन कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो अभी ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेशर हैं जो करंट अफेयर में धीरे धीरे अभी ऐड होते चले जा रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, आओ मैं आपको ये समझाता हूँ बिल्कुल डिटेल से। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें कह सकते हो कि कंडक्टिविटी देखने को मिल जाती है बिटवीन द कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। अब ये क्या मतलब है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, आगे आते हैं। सबसे पहली चीज़, सेमीकंडक्टर को आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार के डिवाइसेस नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 टांगे वाले डायोड कहलाते हैं, 3 टांगों वाला ट्रायोड कहलाता है। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है? हर जगह में। आप जहाँ पे बैठे हो, आपके पास में मोबाइल फ़ोन रखा होगा, बराबर में लैपटॉप रखा होगा, बल्ब जल रहा होगा, तो जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है।
हर जगह पर। तो सेमीकंडक्टर हर जगह पर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इवन आपकी कार हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, सभी चीज़ों में सेमीकंडक्टर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा कोविड-19 के समय में ये इश्यूज़ भी हुए थे। कोविड-19 के समय में जब आप अपनी कार को रिपेयर के लिए, सर्विस के लिए बेसिकली देकर आ रहे थे, तो वहाँ पे सर्विस से लौटने में कार को थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा था उस समय पर, क्योंकि लॉकडाउन्स वगैरह लगे थे, प्रॉपर ट्रेड चल नहीं पा रहा था, तो ये इश्यूज़ एक मेजर इश्यूज़ की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया। नाउ अब समझते हैं अपन कि सेमीकंडक्टर मतलब इसका मेन रोल क्या होता है और ये होता क्या है। ठीक है, देखो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो जब बात करते हैं अपन कॉपर की, ठीक है, किसकी? कॉपर की, या फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो कॉपर या एल्यूमिनियम जो है ये हमारे कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो हो सकते हैं, यानी बिजली जो है आराम से फ्लो हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर का वायर तो अच्छा माना जाता है। मान लो ये कॉपर का वायर है, आपने इधर से करंट को फ्लो किया तो वो करंट बिल्कुल दूसरे वाले एंड तक आराम से फ्लो होगा बिना किसी रुकावट के। वो क्या कहलाता है? कंडक्टर। तो कंडक्टर ईजिली कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल हो गया। एग्जाम्पल कॉपर एल्यूमिनियम। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डज नॉट कंडक्ट एनी करंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाते, करंट पास ही नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेपर। ठीक है, आपने कागज़ का टुकड़ा लिया, एक पेपर लिया, यहाँ से आप करंट फ्लो करवाने की कोशिश करो, क्या दूसरे एंड तक करंट पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। या फिर आपने कोई ग्लास ले लिया, शीशा ले लिया, है ना, या फिर कोई रबर ले लिया। रबर की चप्पल वगैरह भी पहनी जाती है जब यहाँ पर कोई हम लोग कनेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को या फिर करंट को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो यहाँ पर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो। तो इंसुलेटर जो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में आने वाली चीज़ है। बीच में आने वाली चीज़ का मतलब है ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट तो करेगा, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ आपने लिखनी होगी जब भी यहाँ पर इसके बारे में कभी पूछा जाएगा, जब आप आंसर दोगे तो। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर में आप करंट फ्लो तो कर सकते हो, लेकिन उस करंट को कंट्रोल कर सकते हो। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम। सिलिकॉन सबसे मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, सिंबल SI है। कुछ इस प्रकार से रॉ फॉर्म में सिलिकॉन नज़र आता है। इसको रिफाइन वगैरह करने के बाद में अपन सेमीकंडक्टर बनाते हैं। एक चीज़ और, सिलिकॉन के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम है, जर्मेनियम के अलावा गैलियम आर्सेनाइड है, फिर कैडमियम सेलेनाइड है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि सेमीकंडक्टर होती हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो कर सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच का डिफरेंस क्या है? आई होप गाइज अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आप जो भी इलेक्ट्रॉन और जो भी यहाँ पर चार्जेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, और ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल साइड कि आप एक ही जगह से, एक ही साइड से इसको भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसको करंट को सेंड कर सकते हो दूसरे वाले एंड तक। ठीक है, एक ही सिंगल साइड से। उसके अलावा जैसे आप बता रहे हो कि सेमीकंडक्टर हर एक प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है, टीवी में यूज़ हो रहा है, हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, तो पहले सेमीकंडक्टर नहीं था क्या? देखो सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी बाद में हुई है, लेकिन सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी से पहले वैक्यूम डायोड का यूज़ होता था। किस चीज़ का? वैक्यूम ट्यूब्स का या वैक्यूम डायोड का। वैक्यूम ट्यूब्स का स्पेशली यूज़ करते थे। जो डब्बे वाले टीवी थे ना, वो काफ़ी खौल जाते थे, गर्मी पैदा करते थे पीछे से, उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हो रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर LEDs आ रही हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का जो यूज़ है वो होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर का दुनिया में मार्केट शेयर को आप देखोगे तो कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो कि इसको प्रोड्यूस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ताइवान सबसे नंबर 1 पर है। ताइवान की कंपनी है TSMC जो कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा साउथ कोरिया हो गया, है ना, उसके अलावा चाइना हो गया, फिर कुछ अदर कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। बट कुछ ही कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पर इसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कर रही हैं। समझ गए इस बात को? तो सेमीकंडक्टर इसी चीज़ की हम सप्लाई को क्या करना चाहते हैं? डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और ज़्यादा इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इंडिया US साथ में मिलकर ये काम करना चाहते हैं। समझ गए? आगे आते हैं। अब दोनों ने मिलकर यहाँ पे ICET इनिशिएटिव को और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर भी फोकस किया है। ठीक है, ये क्या है ICET इनिशिएटिव? ये है बेसिकली इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़।
ठीक है। इसमें भी सेमीकंडक्टर है, 5G 6G टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोजेक्ट्स हो गए, लूनार एक्सप्लोरेशन हो गया, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडिया यूएस साथ में मिलकर काम करेंगे। इनका एम यह है कि एक्सपोर्ट हो गया या बाकी सारा काम हो गया, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगें, साथ में मिलकर ये काम कर सकें, ठीक है। इंडस्ट्रियल वे में कॉपरेट कर सकें। इवन डिफेंस सेक्टर में जो फाइटर जेट इंजन है इसका प्रोडक्शन इंडिया में किया जाएगा, यूएसए हमारी मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ICET इनिशिएटिव के अंडर में रखी गई हैं। लेकिन अभी जो हमें स्पेशली डिस्कस करना है वो बताना है इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में। आपसे एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा गया है, मेंस के अंदर अभी भी पूछा जा सकता है कि इंडिया यूएस के संबंध कैसे हैं, ये आपने समझाना है। संबंध में कहाँ कहाँ पर इश्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ पर आप कह सकते हो संबंध बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे हैं, वो चीज़ों के बारे में आपने समझाना होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो दोनों कंट्रीज़ के कई सारी जगह पर कॉमन गोल्स हैं, जैसे कि एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो दोनों ही सेक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं आज के समय पर, जो क्लाइमेट चेंज है, गर्मी है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे लड़ने के लिए दोनों कंट्रीज़ साथ में काम कर रही हैं। दोनों कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं वो नए नए इनोवेशंस को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन इंडिया यूएस ने जो क्लीन एनर्जी एजेंडा है 2030 वाला, वो भी यहाँ पे लॉन्च किया है कि 2030 तक हम लोग यहाँ पर जो पोल्यूशन है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा इंडिया यूएस के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। डिफेंस जो संबंध है दोनों देशों के, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है दोनों की दोस्ती का, दोनों की मजबूती संबंध का। हुआ यहाँ पर यह है कि इंडिया यूएस ने मिलकर पिछले कुछ सालों में कई सारे अग्रीमेंट साइन किए हैं। इवन यहाँ पे जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया, ये भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। इस पूरे ग्रुप को बनाया गया है ताकि हम जो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में चाइना का जो खासकर एग्रेशन है उसको हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर सकें। उसके अलावा डिफेंस के मामले में आपको पता होगा मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास बेसिकली इन्हीं 4 क्वाड कंट्रीज़ के बीच में किया जाता है ना। इस अभ्यास में इंडिया यूएस दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच में संबंध इस तरीके से गहरे हो चुके हैं कि यूएसए के कई सारे बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, जैसे जिबूटी में एक बेस है, अफ्रीका में, फिर पैसिफिक ओशन में गुआम के अंदर एक बेस है। तो उनका एक्सेस अभी भारत को दिया गया है, तो भारत को इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो मदद है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा इंडिया यूएस ने मिलकर 4 अग्रीमेंट साइन किए हैं, बेका, GSOMIA, लेमुआ, कोमकासा। आपने करना क्या है, इन अग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन करने लगे तो ये 15 मिनट और ज़्यादा लेट हो जाएगा। इस वजह से एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर। मैं हमेशा जब भी यहाँ पे आता हूँ मैं आपसे वही बोलता हूँ, उसको देख लेना। सिंपल सा यूट्यूब पर जाना और लिखना व्हाट इज़ बेका बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वीडियो मिलेगा। चारों एग्रीमेंट्स वहाँ पर आपको सरल शब्दों में समझाए गए हैं, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में, ठीक है। अब आगे आते हैं। उसके अलावा क्या बात की जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज देखने को मिलती है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का मतलब क्या है, दोनों देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ में मिलकर एक अभ्यास को करते हैं जिसका नाम है टाइगर ट्रियम्फ। ये अभ्यास हुआ भी था नवंबर 2019 में। उसके अलावा दोनों देशों के बीच में बायलैटरल और रीजनल एक्सरसाइज भी होती हैं, यानी कि दोनों देशों की आर्मी के बीच में युद्धाभ्यास होता है, दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच में वज्र प्रहार और रिमपैक, रेड फ्लैग नाम की भी जो अभ्यास हैं वो यहाँ पे इंडिया यूएस के बीच में कंडक्ट किए जाते हैं। व्यापार की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछले कुछ समय पर यूएस और चाइना दोनों ही सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर बन चुके हैं भारत के। हालांकि बीच में डोनाल्ड ट्रंप के समय पर इंडिया यूएस के व्यापार में रिलेशंस में कुछ थोड़ा बहुत अफेक्ट आया था, बट इंडिया ने भी करारा जवाब दिया था, जिसके बाद जो है वापस से जो चीज़ें वो थोड़ी बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं। उसके अलावा बात है साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक में साथ में मिलकर भी ये दोनों कंट्रीज़ काम कर रही हैं, खासकर इंडिया का इसरो और यूएसए का नासा, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कि इन दोनों ने मिलकर जो अभी नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार है जिसको हम लोग निसार बोल रहे हैं, तो ये निसार मिशन तैयार किया, ये अभी इंडिया को सौंप भी दिया था यूएसए ने रिसेंटली। उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे तो भारत के कई सारे नागरिक आपको देखने को मिलेंगे जो कि आज के समय में यूएसए में रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे इंडियन डायस्पोरा जो है ना, फॉर एग्जांपल जो आज के समय पर यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, इनका भी एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कनेक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा कई सारे इंडियन आपको देखने को मिलेंगे जो कि यूएसए में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे यहाँ पे उन्होंने अपनी जो पोजीशंस है वो होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड पेज पर, देखेंगे दुनियादारी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा इकलौता आर्टिकल है जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी रख सकते हो, क्योंकि आने वाले समय पर क्वेश्चंस इसको लेकर बन सकते हैं। हुआ क्या है, आपको फरवरी 2021 याद होगा। फरवरी 2021 में म्यांमार में क्या हुआ था एग्जैक्टली, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था। उनकी मिलिट्री ने पूरे एरिया को कब्जा लिया, पूरे म्यांमार को कब्जा लिया। तो
उस समय मतलब कब्जाने से पहले जो सिचुएशन थी वो थी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, प्रॉपर इलेक्शंस हुआ करते थे, लोग वोट डालकर अपनी मन पसंदीदा सरकार को चूज़ किया करते थे, यानी कि डेमोक्रेसी जैसी जो चीज़ें वो चल रही थी। लेकिन एक ही रात में फरवरी 2021 में एक ही झटके में क्या हुआ, जो ये तख्ता पलट है, तख्ता पलट की वजह से सारी पावर्स मिलिट्री के हाथ में आ गई और अब कोई भी पावर लोगों के पास में नहीं है, सब मिलिट्री के हाथ में है। 20 महीने लगातार हो चुके हैं, लगातार यहाँ पे वहाँ की मिलिट्री ने अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार किया। आप ये सोचो, एक देश जहाँ पे उस देश की जो मिलिट्री है अपने ही देश के नागरिकों को मार रही हो, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की स्थिति क्या होगी। और ऐसा ही हुआ है। लगभग 6,000 से ज़्यादा जो नागरिक हैं, लोकल पीपल हैं म्यांमार के, वो 20 महीनों में मारे गए हैं। और किसने मारा है? म्यांमार की मिलिट्री ने, उसी देश के मिलिट्री वाले लोगों ने मारा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं म्यांमार की जो मिलिट्री का शासन है उसके विरोध में उतरे, उसके विरोध में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, वापस से डेमोक्रेसी की मांग करने की कोशिश की। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिलिट्री ने ऐसा जवाब दिया कि लोगों की डेथ हो गई है, 6,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इवन जो ऑफिशियल नंबर आ रहा है वो यहाँ पे बोला जा रहा है 6,300 से भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा 6,000 के आसपास नंबर बताया जा रहा है। तो इस प्रकार का अत्याचार अभी के समय पर म्यांमार में किया जा रहा है। तो इसको लेकर एक छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो जो भी इशू है वो मैंने आपको समझाया। आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन में। एडिटोरियल डिस्कशन में एक अच्छा आर्टिकल है, इंडिया कनाडा के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। रिलेशंस कहाँ पर मजबूत है, कहाँ पर इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो राइटर है थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, बट मैं जो स्पेशली बात करने वाला हूँ वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जो आप इंटरनेशनल रिलेशन की किताब उठाओगे ना, इंडिया कनाडा के रिलेशन पढ़ने बैठोगे, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना कॉन्टेंट यहाँ पर दे दूँगा, क्योंकि हमने करना क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में से वही टॉपिक पढ़ने होता है जो न्यूज़ में होता है। ठीक है, उस किताब में से जो हमारे और बाकी सारे देशों के संबंध वाली जो किताब है ना, उसमें केवल वही टॉपिक पढ़ने होता है जो न्यूज़ में होता है। अब यहाँ पे इंडिया कनाडा के रिलेशंस हैं, वो मैं कवर करवाऊंगा। इंडिया यूएस के रिलेशंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले कवर करवाए। तो ऐसे टॉपिक आपके इसी वीडियो के माध्यम से कवर हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो न्यूज़ है उसी को अच्छे से कवर कर लो, उसी को रिवाइज़ कर लो अच्छे से, वही आपको सीधा हेल्प करेगी। तो अभी मैं आपको इंडिया कनाडा के रिलेशंस A to Z बताऊंगा अच्छे से, बिल्कुल डिटेल से, एक एक एस्पेक्ट आपको समझ में आएगा। तो इस आर्टिकल की तो बात करेंगे, आर्टिकल से हटकर भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो जाए। ऐसा ना हो कि आज ये आर्टिकल पढ़ा और अब याद नहीं है, ऐसा ही समय निकल गया कि हाँ भैया एक दिन न्यूज़पेपर में इंडिया कनाडा आया था, याद है बस। लोग बोल देंगे हाँ आया था, मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, लेकिन मैं आपको प्रॉपर नोट्स देने का काम करूँगा। ठीक है, तो एक लौता एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले पेज पर देखोगे तो यार अगेन वही सेडिशन, देशद्रोह, राजद्रोह पढ़ कर पक गए हैं। आप आंसर राइटिंग कर चुके हो, कितनी बार हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। प्रॉपर मेंस का क्वेश्चन तैयार करवाया, प्रॉपर मेंस कंटेंट आपको सेडिशन को लेकर दे रखा है। तो ये जो कंटेंट है ये मैं आपको वापस से PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो, तो कोई परेशानी होगी नहीं। आओ फिर डिस्कशन को देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आज का मेंस का क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो पहले हम मेंस का क्वेश्चन लेंगे कि आज क्वेश्चन कौन सा है। अभी कल में मैंने आप लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताया था, और परसों भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो आज का मेंस का क्वेश्चन यही है कि जो रोल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, फार्मर की इनकम वाला इशू को एड्रेस करने का, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने का, ये बहुत बड़ा है। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रोल हमारे किसानों की इनकम, उनकी जो आय है उसको बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करने में एक सबसे बड़ा रोल है MSP का। क्या आप मानते हो? मानते हो तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने डिस्कस करना है 250 शब्दों में। हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले लोग इसको अच्छे से कैप्चर कर सकें। भारत में किसानों की आय और कृषि संकट के मुद्दे को संबोधित करने में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की भूमिका बहुत अधिक रही है। चर्चा करना, 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। हो सका तो मैं इस ग्रुप का लिंक दे दूंगा, काफ़ी लोगों को वो ग्रुप मिलता नहीं है। तो वो जो ग्रुप है आप उस ग्रुप पर जा सकते हो। 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जो कि डेली बेसिस पर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर रहे हैं। अपने आंसर्स को लेकर आप भी सबमिट कर सकते हो। और एक छोटा सा काम दोस्तों और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी।
आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए इस बात को? चलो आते हैं हम लोग अपने डिस्कशन के ऊपर। तो इस एडिटोरियल को विवेक कज्जू साहब ने लिखा है। ये एक रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, आओ एक एक करके कवर करते हैं। हुआ क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों आखिरकार हम आज इंडिया और कनाडा के संबंध को पढ़ रहे हैं? रीज़न यह है कि हाल ही में छठा इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हुआ है। यानी इंडिया और कनाडा के बीच में व्यापार और निवेश को लेकर यहाँ पर एक पर्टिकुलर मीटिंग की गई है। कहाँ पर? ओटावा में। ओटावा बेसिकली कनाडा में ही है, ठीक है। तो ये जो पूरी मीटिंग था, ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को लेकर डिस्कशन था, इसके मेजर आउटकम्स क्या निकल कर आए ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, इस मीटिंग के दौरान कनाडा ने इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है एज अ G20 चेयर। आपको पता होगा G20 की मेंबरशिप भारत के पास में अब की बार है। उस एस्पेक्ट में जो कैनेडियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपना एक सपोर्ट इंडिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा दिखाया, ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप को लेकर। समझ गए इस बात को? क्योंकि अभी आपको पता होगा एक बहुत बड़ी मीटिंग भी होने वाली है, और जो यहाँ पे कनाडा की मिनिस्टर थी ना, इन्होंने यहाँ पर अपना इंटेंशन दिखाया कि हमें भी आने वाली जो G20 की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की मीटिंग होगी अगस्त 2023 में, उसमें हमने पार्टिसिपेट करना है। अपना कुछ इस प्रकार का जो इंटेंशन है वो इनके थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग भी होने वाली है व्यापार को लेकर, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा इस मीटिंग में और क्या डिस्कस किया गया? एनहेंस कोऑपरेशन। इंडिया और कनाडा ने मिलकर अपने जो रिलेशंस को और मजबूत करने की कोशिश की है। जैसे कि दोनों देशों के मिनिस्टर्स ने यहाँ पर अपने कोऑपरेशन को एक इम्पॉर्टेंस दिया, जैसे कि ये दोनों देश मिलकर क्लीन टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आने वाले समय पर और ज़्यादा मिलकर काम करेंगे। लेकिन जो पता है राइटर मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करता है, वो खालिस्तानी इशू के ऊपर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि कनाडा के अंदर ये जो खालिस्तानी इशू है काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर उठ रहा है। आपने देखा होगा इंडियन जो कमिश्नर बिल्डिंग है उसके सामने इंडिया का फ्लैग यहाँ पर ये जो खालिस्तानी है इन्होंने गिरा दिया था, है ना। जो खालिस्तान के समर्थक हैं और खालिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, तो खालिस्तान वाला इशू कनाडा में थोड़ा ज़्यादा ही पनपता हुआ आपको नज़र आएगा। ज़्यादा ही लोग यहाँ पर कनाडा से देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या प्रो खालिस्तानी आपको देखने को मिलेंगे, और कनाडा यहाँ पर उसके प्रति कुछ भी नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दोनों देशों के रिलेशंस में एक इशू बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इस चीज़ को कभी नहीं देखेगा कि यहाँ पे इंडिया भारत के कोई हिस्सा जो है वो अलग हो सके, है ना। ऑब्वियसली बात है ये चीज़ें हम लोग नहीं देख सकेंगे और ना ही हम लोग ये करना चाहेंगे कभी। लेकिन हुआ ये एग्जैक्टली है, कनाडा की साइड से यहाँ पर इस प्रकार का एक सपोर्टिव मैनर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं देखने को मिला जो भी खालिस्तानी समर्थक हैं इनके प्रति। जिस प्रकार का ये काम किया गया है, कमिश्नर बिल्डिंग पर यहाँ पे झंडा गिरा दिया गया, और भी ऐसे कई सारे इश्यूज़ किए गए, इंडियन फ्लैग की यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंसल्ट की गई है, बहुत सारे ऐसे इशूज़ यहाँ पर हो रहे हैं कनाडा में, बट नो एक्शन। वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, दोनों के रिलेशंस में एक बहुत बड़ा कह सकते हो डिस्प्यूट है। वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की अभी के समय पर आवश्यकता है, उसके बारे में राइटर मेन फोकस करते हैं। लेकिन मैं उस टॉपिक से भी हटकर कुछ और मेन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें कनाडा इंडिया के जो CEO फोरम है उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ। जो ये मिनिस्टर्स है दोनों देशों के, इन्होंने यहाँ पर अग्री किया रिसेंटली कि हम कनाडा और इंडिया का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एक मंच है उसको रीलॉन्च करेंगे, जहाँ पर एक मेन फोकस होगा कि बड़े बड़े जो बिज़नेस डीलर्स हैं वो साथ में आएँ और बड़े बड़े बिज़नेस का जो एंगेजमेंट है वो इंडिया कनाडा के बीच में हो सके। उसके अलावा अलग अलग जो एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे हैं वो डिस्कस करेंगे। इतिहास अगर हम देखें तो इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कनाडा के साथ में 1947 में ही एस्टेब्लिश कर लिए थे। इंडिया और कनाडा दोनों की एक मजबूत रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर। दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हैं, बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारे एथनिसिटी, अलग अलग रिलीजन, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं दोनों देशों के बीच में। उसके अलावा दोनों देशों का पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो इंडिया कनाडा दोनों मिलकर पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर और प्रोसीजर को शेयर करते हैं। यानी कि जैसा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर भारत में वैसे ही आपको कनाडा में देखने को मिलेगा, जैसा प्रोसीजर इंडिया में वैसे आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। इंडिया और कनाडा दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हाई कमीशन ऑफ कनाडा इन न्यू दिल्ली के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इंडिया में, इंडिया ने इंडिया के अंदर
कनाडा अपने आप को हाई कमीशन ऑफ कनाडा से रिप्रेजेंट करता है न्यू दिल्ली के अंदर में। और कनाडा के काफ़ी सारे कॉन्सुलेट जैसे होता है ना, एम्बेसी इस प्रकार की होती है, उस प्रकार के कॉन्सुलेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, दूतावास जो हैं इस प्रकार के आप कह सकते हो छोटे। तो कनाडा के भी कॉन्सुलेट्स आपको देखने को मिलेंगे बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई में। उसके अलावा कई सारे व्यापार वाले ऑफिस हैं, ट्रेड ऑफिस हैं अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता के अंदर। बाकी दोनों देशों के व्यापार के रिलेशंस की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो इंडिया कनाडा का जो बायलैटरल ट्रेड है, व्यापार है 2022 के अंदर में, क्योंकि अभी तक लेटेस्ट डेटा 2022 का ही है, अब 2023 खत्म होगा तब 2024 में हमारे पास आएगा, लेकिन जब आप अगला एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे उसके लिए यही डेटा रेलिवेंट है। तो इंडिया कनाडा के बायलैटरल ट्रेड जो है, इनका जो व्यापार है 2022 में वो $8.2 बिलियन का पहुंच गया। 25% की ग्रोथ देखने को मिली है 2021 के कंपैरिजन में। दोनों देशों का जो सर्विस सेक्टर है ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मेजर फोकस कर रहा है। सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा ग्रोथ रहा है दोनों देशों की रिलेशनशिप के ऊपर में। कैनेडियन पेंशन फंड, इन्होंने भी यहाँ पर रिसेंटली कई सारा पैसा, लगभग $55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है। उसके अलावा 600 से ज़्यादा कैनेडियन कंपनीज़ है जो कि भारत में आज के समय पर प्रेजेंट हैं। 1000 से ज़्यादा कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अपने बिजनेस को इंडियन मार्केट में कर रही हैं, कनाडा की ऐसी कंपनीज़ हैं। उसके अलावा इंडियन कंपनीज़ जो कनाडा में है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी सारी अलग अलग फील्ड्स में एक्टिव हैं। जैसे भारत की कंपनीज़ स्पेशली कनाडा के अंदर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, स्टील, नेचुरल रिसोर्सेस और बैंकिंग सेक्टर्स को लेकर काम कर रही हैं। उसके अलावा इंडिया कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर भी डिस्कशन चल रहा है। अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ नहीं है बट वो अंडर निगोसिएशन है, डिस्कशन हो रहा है इसके ऊपर में। और एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 2023 में इस प्रकार का जो अग्रीमेंट है वो साइन हो जाएगा, जिससे दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो इस अग्रीमेंट में जो व्यापार वाला अग्रीमेंट होगा इसमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर मेजर काम किया जाएगा। यानी कि प्रॉपरली व्यापार हो सके, दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार में कोई बैरियर ना है, कोई इशू ना है, प्लस इन्वेस्टमेंट वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी चीज़ें होंगी वो सबको लेकर ये अग्रीमेंट काम करेगा। उसके अलावा इंडिया कनाडा के बीच में साइंस एंड टेक को लेकर जब बात करते हैं तो भारत का जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है ना, इसने कनाडा की कैनेडियन न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन के साथ में एक अग्रीमेंट साइन कर रखा है। 2015 में 16 सितंबर को अग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके बेसिस पर दोनों देश आपस में न्यूक्लियर सेफ्टी और रेगुलेटरी इश्यूज़ को लेकर अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे। इंडिया और कैनेडियन साइंस एंड टेक कोऑपरेशन की जब बात की जाती है तो दोनों देश साथ में मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट, उसके अलावा नए नए जो हमारे प्रोसेस हैं, उसके अलावा नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर साथ में मिलकर यहाँ पे आज के समय पर काम कर रहे हैं। कनाडा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पार्टनर कंट्री रहा है भारत का। नवंबर 2017 में एक टेक्नोलॉजिकल समिट हुआ था, उसके बेसिस पर यहाँ पर हमारा एक पार्टनर कंट्री भी था उस समिट के अंदर में। प्लस डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस एंड पोलर कनाडा ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर जो स्टडीज़ हैं वो आपस में इंडिया और कनाडा आपस में एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसरो ने अभी रिसेंटली, जो हमारा भारत की स्पेस एजेंसी है ना, उस इसरो ने हाल ही में लगभग अपनी 100वीं, कौन सी, 100th सैटेलाइट यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज़ PSLV। तो इसरो ने अपनी 100वीं PSLV को लॉन्च किया था 12 जनवरी 2018 में। उसी के साथ यहाँ पर कनाडा ने भी, कनेडियन की जो पहली लियो सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये भी यहाँ पर इंडिया के आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट से ही लॉन्च की गई थी। यानी कनाडा की हमने भी पहली सैटेलाइट जो है, कनाडा की पहली लो अर्थ सैटेलाइट, वो भी भारत ने ही लॉन्च की हुई है। तो साइंस एंड टेक के सेक्टर में भी दोनों कंट्रीज़ के कॉपरेशंस देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है एजुकेशन एंड कल्चर की। तो शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट एक यूनिक बाई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है 1968 से, जो कि यहाँ पर इंडिया कनाडा के बीच में एजुकेशन के मामले में काफ़ी कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहा है। कनाडा यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा देश है, कंट्री है ना, जिसके ऊपर एक मेन फोकस किया गया था 48th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर में, जो कि गोवा में हुआ था। उसके अलावा कनाडा पोस्ट ने दिवाली स्टाम्प वगैरह यहाँ पर जारी किए थे 2020-21 में। 2017 में भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार के दिवाली स्टाम्प्स यहाँ पे जारी करे गए थे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्टूबर 2020 की बात है, हमने अपने वीडियोज़ में डिस्कशन भी किया था। अक्टूबर 2020 में कनाडा ने अनाउंस किया था कि जो अन्नपूर्णा स्टैचू है, ठीक है, अन्न की देवी का जो स्टैचू है बेसिकली, जो कि इलीगल तरीके से कैनेडियन कलेक्टर यहाँ पे कब्जा कर ले गए और उसको यूनिवर्सिटी ऑफ रेगिना में रखा हुआ था।
तो इस स्टैचू को लगभग कनाडा की सरकार ने नवंबर 2021 में भारत सरकार को वापस दे दिया था, भारत सरकार को हैंड ओवर कर दिया था। तो इंडिया के पास में वो जो अन्न की देवी का स्टैचू, अन्नपूर्णा स्टैचू, वो अभी भारत के पास में वापस आ चुका है और हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर में उस स्टैचू की स्थापना कर दी है, लगभग वाराणसी के अंदर में। ठीक है, नवंबर 2021 की बात है ये एग्जैक्टली। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप गाइज आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। बट दोनों देशों को जो अलग करती है वो चीज़ क्या है? दोनों देशों को अलग करने वाली चीज़ है खालिस्तानी इशू। खालिस्तानी इशू जो कि कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर ज़्यादा पनप रहा है और कैनेडियन साइड से थोड़ा एक सपोर्टिव वे में यहाँ पर उसको देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रो खालिस्तानी लोगों के लिए कनाडा के अंदर में। ठीक है, तो राइटर यही बोलते हैं कि जो बायलैटरल टाइज़ हैं, जो दोनों कंट्रीज़ के मेन रिलेशंस हैं, वो कई सारे डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। खासकर खालिस्तानी वाला मेन इशू है, लेकिन जो मेन अलग अलग एरियाज़ में कॉपरेशन है वो ऐसे ही चलते रहेंगे, कंटिन्यू यहाँ पर वो चलते रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है कि कैनेडियन पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं इंडिया में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिससे आने वाले समय पर अगर कोई ज़्यादा बवाल होता है जिससे डायरेक्टली रिलेशंस के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। समझ गए इस चीज़ को? आगे आते हैं। नाउ दोस्तों, नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगले एडिटोरियल में डिस्कशन किया गया है हाई बर्डन ऑफ डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। तो जो भी डेटा निकल कर आया है एक रिपोर्ट के माध्यम से, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, खासकर लैंसेट की रिपोर्ट, जिसका टाइटल है मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि डायबिटीज़ के जो सबसे ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं या ब्लड प्रेशर के सबसे ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं वो केरला और वेस्ट बंगाल से निकल कर आ रहे हैं। इवन हर एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर अलग अलग चार्ट दिया गया है। जैसे कि अगर डायबिटीज़ को देखा जाए तो डायबिटीज़ के मामले शहर वाले एरिया में तो ये सारे के सारे स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर शहर में जो डार्क रेड कलर है ना, इसका मतलब है 10% से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं इन शहरों में। और ये जो लाइट कलर है यूपी के अंदर में, यहाँ पर 7.5 से लेकर 9.9% के बीच में लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ये अर्बन एरिया का डेटा है, शहर का। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर का डेटा अभी आया नहीं है, इस वजह से वो वाइट है। ठीक है, उसके बाद गाँव की अगर हम लोग बात करें तो रूरल एरिया का अगर आप देखोगे तो डायबिटीज़ कम है। बहुत कम ही एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे गांव में 10% से ज़्यादा डायबिटीज़ है। लेकिन वेस्ट बंगाल यहाँ पर इसमें आता है कि वेस्ट बंगाल में गांव हो चाहे शहर हो, दोनों ही बेसिस पर डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा है दोनों एरियाज़ में। ठीक है, जब गाँव की बात आती है तो यहाँ पे कह सकते हो यूपी और इधर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, राजस्थान है ना, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 0% भी आपको डायबिटीज़ देखने को मिलेगा, एक भी व्यक्ति को डायबिटीज़ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन केरला आपको देखने को मिलेगा, केरला यहाँ पर भी रेड है, गांव के हिसाब से भी और शहर के हिसाब से भी, दोनों जगह डायबिटीज़ ज़्यादा है। उसके अलावा बात आती है हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी जो होता है जब ज़्यादा हो जाता है ना। तो हाइपरटेंशन में आप देखोगे तो अर्बन वाले एरियाज़ में ये सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेगा। अगेन यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर शहर में भी जो बीपी है लोगों का कम है, और रूरल एरियाज़ में भी यहाँ पर मतलब उस यूपी के अंदर में गाँव वाले एरिया में भी जो खासकर बीपी है वो कम है। तो शहर और गांव वाले दोनों एरियाज़ में कम है। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इधर अर्बन एरियाज़ में लगातार आप देख पाओगे मैक्सिमम इंडिया के अंदर में जो लोग हैं वो हाइपरटेंशन से ज़्यादातर सफ़र कर रहे हैं, यानी 30% से ज़्यादा लोगों को हाइपरटेंशन है। और इधर यहाँ पर आप देख पाओगे तो इधर भी कई सारे स्टेट्स जहाँ पर 30% से ज़्यादा लोगों को हाइपरटेंशन देखने को मिल जाएगा गाँव वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद मोटापे की बात करेंगे तो मोटापा सभी जगह पर देखने को मिलेगा, पूरे ओवरऑल यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेगा, चाहे वो यूपी हो चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। लेकिन गांव वाले एरिया में ऑब्वियसली बात है कई सारे स्टेट है जहाँ पर मोटापा काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का सर्वे नहीं कवर किया गया है, वहाँ का भी सर्वे नहीं हुआ है, इस वजह से वहाँ का एक प्रॉपर डेटा हमारे पास में नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो डायबिटीज़ होता क्या है वैसे आपको पता ही होगा, हमने कई बार जो है अपने वीडियोज़ के अंदर डिस्कशन किया है डायबिटीज़ को लेकर। तो दोस्तों डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ बेसिकली एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि तब होती है जब हमारा जो पेनक्रियास होता है, हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियास, वो ऑर्गन जो है जब इनफ मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जब इनफ मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जिसका मेन काम है ब्लड शुगर को या ग्लूकोज को रेगुलेट करना। ठीक है, ब्लड शुगर ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम होता है इंसुलिन का। तो जो हमारी बॉडी होती है ना, जब हमारा पेनक्रियास इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से ये डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम आएगी। या फिर एक दूसरी कंडीशन हो सकती है जब हमारी जो बॉडी है
वो इंसुलिन प्रोड्यूस तो करती है लेकिन उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती है, इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती है, तो भी यहाँ पर डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियास, इसका मेन काम है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तब भी डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम आएगी। जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा लेकिन उस इंसुलिन का बॉडी अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही होगी तब भी डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम्स बनेगी। और इसमें आपने देखा होगा डायबिटीज़ में भी टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये बच्चों में देखने को मिलती है, जिसको हम लोग जेवेनिल डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। खासकर 14 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। और ये कंडीशन तब होती है जब बॉडी एक अच्छे मात्रा में इंसुलिन को बनाना बंद कर देती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो कि ज़्यादातर लोगों को होती है। यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन को बना तो रही है बट इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रही है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी कहलाती है। आपने ध्यान में रखना है। आप टाइप 2 डायबिटीज़ किसी को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, बूढ़ों को भी हो सकती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 वाली डायबिटीज़ होती है। फिर एक होती है जेस्टेशनल डायबिटी। जेस्टेशनल डायबिटी यानी कि एक महिला के प्रेगनेंसी वाले स्टेज में जब उसको डायबिटीज़ होती है उसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि महिला के डिलीवरी के बाद में यहाँ पर वो जो डायबिटीज़ है वो नॉर्मल हो जाता है एक बच्चे को जन्म देने के बाद में। ठीक है, उसके अलावा डायबिटीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसका सबसे पूरा जो इम्पैक्ट है वो किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम और खासकर आंखों के ऊपर पड़ना स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो डायबिटीज़ है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। तो सबसे मेन फैक्टर है अनहेल्दी डाइट, एक अच्छा खाना ना खाना, फास्ट फूड वगैरह का आज के समय पर चलन ज़्यादा है तो उसका कंजम्पशन ज़्यादा करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी यानी कोई एक्सरसाइज वगैरह ना करना, है ना, शराब का ज़्यादा यूज़ करना, या फिर कह सकते हो बॉडी का वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाना, ओवरवेट हो जाना, टोबैको का यूज़ करना या ऐसे और कोई प्रोडक्ट्स का यूज़ करना जिसकी वजह से यहाँ पर जो डायबिटीज़ है वो नहीं हो जाती हैं। लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं वो आपको ये देखने को मिलेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ थोड़ी सी रेयर है, बहुत मुश्किल से होती है लेकिन बच्चों में पाई जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ नॉर्मल है, काफ़ी सारे लोगों में देखने को मिल जाती है। सवाल यहाँ पर यह है इन डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसका जो है सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ग्लूकोज मॉनिटरिंग। आपने अपनी डायबिटीज़ को लगातार, जो आपका ग्लूकोज लेवल है उसको लगातार मॉनिटर करना होगा, ध्यान रखना होगा उसका कि ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। या फिर एक सोल्यूशन हो सकता है आर्टिफिशियल पेनक्रियास। देखो आपने लगातार पहली चीज़ तो ध्यान रखना होगा, जैसे से आपको पता चलेगा भाई अभी कंट्रोल में है तो थोड़ा उसके हिसाब से अपना डाइट चलाना होगा, और अगर शुगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसके हिसाब से अपना डाइट को मेंटेन करके चलना होगा। फिर एक होता है एक आर्टिफिशियल पेनक्रियास, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है ना, एक आर्टिफिशियल ऑर्गन लगा दिया जाता है जो कि ऑटोमेटिकली जब जब हमारे बॉडी को, जब जब हमारे शरीर को इंसुलिन की ज़रूरत होगी तब तब वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा। तो आर्टिफिशियल पेनक्रियास भी लगाया जा सकता है। उसके अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई सारे जो इनिशिएटिव्स है वो हमारी सरकार के थ्रू चलाए गए हैं। जैसे NPCDCS करके एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद है, जिसका नाम है बेसिकली नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। वैसे इसका नाम बदल चुका है। अच्छा, नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ, ज़रूर से बताना सभी लोगों को, बताओ इसका नाम बदल गया है, क्या नाम रखा गया है। उसके अलावा डायबिटीज़ को लेकर आपको पता होगा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम लोग हर साल ऑब्जर्व करते हैं। कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल 14 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। उसके अलावा ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है ताकि इस बीमारी से हम लोग यहाँ पर लड़ सकें। ठीक है, तो ये डायबिटीज़ को लेकर पूरा का पूरा सिनेरियो हो गया। बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कुछ खास चीज़ें नहीं है तो आप उनको स्किप कर सकते हो, और अपन चलते हैं अपना इकोनॉमी वाले सेक्शन के ऊपर में। इकोनॉमी के सेक्शन पे एक छोटा सा आर्टिकल है, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्या बात की जा रही है, कल मैंने आपको रिटेल इन्फ्लेशन, CPI, WPI ये सारी चीज़ें बताई थी। आज डिसइन्फ्लेशन के बारे में चर्चा की जा रही है। तो जो हमारे RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, इनका कहना यह है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो हमें और ज़्यादा कम करनी है। अभी महंगाई थोड़ी सी कम हुई है, 4.25% पहुँच गई है मई के महीने में। महंगाई में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, और जो हमारा टारगेट रहता है ना 4 + -2 का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी महंगाई है वो 6% हो, कम से कम यहाँ पर 2% हो, इसके बीच में यहाँ पे टारगेट को रखने का जो टारगेट है वो हमारा अभी बराबर चल रहा है। लेकिन जो हमारे RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, इनका कहना यह है कि जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है, जो महंगाई है बेसिकली 2024 में, इसको हम 5.1% से कम ही रखेंगे। ठीक है, 5.1% तक रखने का हमारा टारगेट है। तो ये टारगेट्स अभी जो है सेट किए गए हैं, ये आप कह सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे इनका कहना यही है कि जो डिसइन्फ्लेशन है टू बी स्लो एंड लॉन्ग। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि डिसइन्फ्लेशन होता क्या, एक टर्म न्यूज़ में था। तो डिसइन्फ्लेशन को इसी प्रकार से डिफाइन करते हैं, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है ना, जो महंगाई का दर होता है, उसको कम होना, उसका डिक्रीमेंट होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। तो डिसइन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपली पुट, व्हेन इन्फ्लेशन इज स्लोइंग इट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन। जब जो महंगाई की गति है वो कम हो जाए, महंगाई थोड़ी धीमी हो जाए, तो वो डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। तो डिसइन्फ्लेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। आगे भी ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होने वाला है, महंगाई कम होगी लेकिन थोड़ी धीमी गति से होगी। इसको लेकर यहाँ पे कुछ बातें हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब ने मेंशन की हैं, ठीक है। बाकी आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि एक ये सब चीज़ें तो यार बेकार हैं, एडवर्टीज़मेंट ही एडवर्टीज़मेंट हैं, कोचिंग एडवर्टीज़मेंट आपको दिखेंगे ढेर सारे। ये वाला जो आर्टिकल है साइक्लोन बिपरजॉय, ये अभी लोड ऑन दो पेपर को। तो ये वाला जो आर्टिकल है साइक्लोन बिपरजॉय, ये हमारा कल भी आएगा, परसों भी आएगा, तरसों भी आएगा, लगातार कवर होंगे। वैसे मैंने परसों ऑलरेडी कवर कर रखा है, चाहो तो आप पूरा प्रोसेस वहाँ से पढ़ सकते हो, बट अभी आने वाले समय पर इसकी डिस्कशन और होगी, तो हम लोग वहाँ पर भी इसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। 2008 का क्वेश्चन था कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो कि बायोडीजल मिशन को इम्प्लीमेंट करती है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका मेन काम है, ये बेसिकली एक नोडल मिनिस्ट्री का काम करती है नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल को लॉन्च करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल। ना दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।